खबर आ रही है, पहले वो बता दूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि लगभग 7 बजे के करीब उनकी रवानगी हुई थी। देखिए, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और आगे जो प्लान ऑफ एक्शन है उस पर तेजी से बातचीत होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ये घटना घटी, उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए और अमित शाह तुरंत निकले हैं एक बैठक करने के बाद, जो उन्होंने वर्चुअली एक बैठक की अधिकारियों के साथ, और उसके बाद अब पहलगाम पहुंचे। यह साफ तौर पर एक स्पष्ट संदेश है कि आतंक का प्रहार कितना भी कड़ा क्यों न हो, भारत उसके सामने नहीं झुकेगा और आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे सेना के जवान तैयार हैं। यह साफ तौर पर दर्शाता है, गृह मंत्री का वहां पहुंचना दर्शाता है कि भारत की प्रतिबद्धता आतंक के खिलाफ कितनी मजबूत है। मैं मॉडस ऑपरेंडी पर बात कर रही थी और मैं आपसे संजीव ये समझना चाहती हूं, क्योंकि ये टीआरएफ के लिए कहा जाता है कि बड़े सोशल मीडिया पर इसके जो हैंडलर्स होते हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। ये राजनीतिक क्या चल रहा है, परिदृश्य जो होता है उस पर बड़ी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं। अभी कुछ समय पहले एक हिट लिस्ट भी जारी हुई थी, उसमें भाजपा नेता कुछ शामिल थे, कुछ सैन्य जो अधिकारी हैं वो शामिल थे, कुछ पुलिस अधिकारी शामिल थे, बाकायदा उनकी पूरी लिस्ट थी। और अगर इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार की है कि ये इसी आधार पर तय करते हैं टारगेट क्या होगा, कि क्या चल रहा है देश में, तो आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि जब बर्फ पिघलता है तो फिर उसके बाद घुसपैठ शुरू होती है और इस बात का अंदेशा पहले से था। दूसरी बात यह है कि अब ये पुष्ट जानकारियां सामने आ रही हैं कि ख़ास तौर पर उन इलाकों में कुछ रेकी जैसी चीज़ें हो रही थी जिन इलाकों में पर्यटक आते जाते हैं। अब वो रेकी कौन करवा रहा था, किस आतंकी संगठन के द्वारा किया जा रहा था, ये जानकारी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस को थोड़ी बहुत ये बात पता चल रही थी कि किस होटल में कितने लोग रहते हैं, कहाँ के लोग आते हैं। इस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा धीरे धीरे की जा रही थी और बड़े टारगेटेड तरीके से अटैक का सीधा मतलब ये आशा हो जाता है कि आतंकियों को पता था कि कहाँ पहुँचना है और किस वक्त पहुँचना है, ताकि वहाँ पर मैक्सिमम डैमेज कुछ मिनटों के ऑपरेशन में किया जाए। 5 से 7 आतंकी जो कि फौजी वर्दी में वहाँ थे और उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे और सामने निहत्थे लोग थे। ये संख्या जो 26 की है ये बढ़ सकती है, क्योंकि अपुष्ट खबरें यही बता रही है कि 26 के आसपास लोग मारे गए हैं, 12 जो घायल है उसमें कई बहुत सीरियस है, यानी कि मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करना है। अब सवाल मॉडस ऑपरेंडी का है, तो उसमें आप अगर आए तो आप पाएंगे कि पहले अमूमन ये हो रहा था कुछ साल पहले तक कि ये आर्मी बेसिस पे हमला करते थे। ये कोशिश ये करते थे कि जो वहाँ पर फौजी हैं उनको निशाने पर लिया जाए ताकि हम ज़्यादा बहुत बड़ा डैमेज कर सकें और एक ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। लेकिन ये वाला जो घटना है, ये घटना हमें 90 के दशक की याद दिलाती है, जहाँ निहत्थे निर्दोष आतंकी जो आते हैं वो पर्यटकों पर हमले कर देते हैं। वहाँ के यानी कि लोकल लोग नहीं हैं, ये लोग वो हैं जो सीमा पार से आए हैं और ये सीमा पार के किसी मकसद को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं, अमूमन जब भी आप कश्मीर जाइए तो लोकल लोगों के लिए टूरिज्म जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो अपने लिए इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर पहलगाम में या दूसरी जगहों पर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाएगी। आप देखिए, अगर शिकारे खड़े होते हैं डल लेक में और लंबे लंबे उनकी कतारें होती हैं तो बड़ा शून्य सा लगता है। तो ऐसा लगता है कि बाहर से लोग आए हैं, सीमा पार करके आए हैं और उनका बड़ा सीधा टारगेटेड मकसद था कि 5-7-10 मिनट के ऑपरेशन के बाद फिर से जंगलों में चले जाइए। अब ये जो इलाका है ये अनंतनाग के पास का इलाका है और ज़बरदस्त जंगली इलाका, तो अगर ये घुस गए हैं अंदर फिर ये ऊंचाई के इलाकों की तरफ बढ़ते हैं और इनकी कोशिश होती है कि पोजीशन वहां से लें, क्योंकि काउंटर ऑपरेशन जाहिर है कि सेना करेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस करेंगी और उनका सामना करना है या फिर भाग जाना है, क्योंकि इनके लिए भाग जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब हमें देखना यह है कि आज रात किस तरह से, क्योंकि इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है कि आप ऑपरेशन शुरू करते करते अंधेरा हो गया है, तो ऐसे में क्या ये भागने में सफल होंगे या फिर इनकी घेरेबंदी
हो जाएगी। अभी गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, एक बैठक वहां पर होगी, सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा और काउंटर ऑपरेशन तो होना ही है, वो तो होके ही रहेगा और जो लोग दोषी हैं उनको घेर लिया जाएगा। पर सवाल यहां पर ये जरूर है कि क्या ये जो लोग मारे गए हैं, ये निर्दोष लोग, ये बेसनर का इलाका कहलाता है जहां पर ये लोग मौजूद थे पहलगाम में, क्या बेसनर के इलाके में यहां पर कोई भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जो डिटरेंस का काम कर सकती थी? क्योंकि अमूमन आप कश्मीर में जाइए तो कोई भी इलाका ऐसा नहीं होता है जहां पर भारतीय फौज नहीं रहती है। यहां कैसे चूक हो गई, क्या बात? पंकज हमें बेहतर बता पाएंगे क्योंकि उस बारे में वो जानकारी भी दे रहे थे संजीव। मैं पंकज का ही रुख करना चाहूंगी। पंकज, अगर आप सुन रहे होंगे जरा बताइए क्या स्थिति रहती है पहलगाम जैसे डीप इलाके में? आखिर वहां पर अमूमन भी क्या तैयारियां रहती है सेना की तरफ से? और उसके बाद आप जल्दी से बात कीजिएगा, कितना गुस्सा आम लोगों में वहां पर जम्मू में, और क्या कोई डर भी है? बिल्कुल, देखिए, आतंकियों की कोशिश ये होती है कि जब आतंकी किसी भी हमले को अंजाम देते हैं उसके बाद, क्योंकि वो पहले ही जिस जगह से आए होते हैं रैकी की होती है, रैकी करने के बाद उन्हीं जंगलों में चले जाते हैं और देखते ही देखते, क्योंकि आप देखिए कि जब वो आतंकी मारे जाते हैं तो उनसे हथियार मिलते हैं, M4 वेपन जो विदेशी हथियार हैं, हथियार गोला बारूद मिलता है, नशे की दवाइयां उनसे मिलती हैं, कई ऐसी मेडिसिन मिलती हैं, उसका सेवन करते हैं तो वो जंगलों में चले जाते हैं। अब जंगल में आतंकियों को खोजना सुरक्षा बलों के लिए बेहद चुनौती होता है, क्योंकि आतंकी जिस जगह पर बैठे होते हैं हमारे जवानों की मूवमेंट को वॉच करते हैं, लेकिन हमारे जवानों ने एक एक कदम फूक फूक कर रखना होता है। अब क्योंकि रात का समय है तो आतंकियों को पता है कि अगर वो हमारे जवानों को देख लेते हैं, अगर उन्हें आतंकियों को पता चल जाता है कि चारों तरफ से वो गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी आतंकी फायरिंग नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि फायरिंग करेंगे आतंकियों की लोकेशन का पता चल जाएगा, वो मारे जाएंगे। अब क्योंकि पूरे इलाके में जवानों ने चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। हाईटेक गैजेट्स, हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि कुछ ऐसे संदिग्धों को से भी पूछताछ की जाए जो आतंकियों के मददगार हो सकते हैं। एक ये, दूसरा, कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। साहब, कैसे देखते हैं इस आतंकी हमले को? सबसे पहले ये अमानवीय हमला था। जिस तरीके से आतंकियों की बुलाहट बढ़ रही है, भारत जहां तरक्की कर रहा है, पर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा तब भी हमारी कोई यात्रा या कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो इनकी तरफ से ये हो जाता है। आज हमले में सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी, उन्होंने आज धर्म पूछ के जो ये हमला किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर आज धर्म दिखा है, कोई जात नहीं पूछी गई, कुछ नहीं पूछा गया। और सैलानी जिस तरीके से 2-3 साल से बीजेपी ने, मोदी सरकार के अंडर जो हमारी तरक्की हुई थी, सैलानी बढ़ चढ़ के कश्मीर जा रहे थे, घूम रहे थे, हम भी गए थे, पर मुझे लगता है कि उन लोगों को ये तरक्की नहीं बच रही है। मैं ये चाहता हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद हम हर बार कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हमारे जो उधर के लोकल जो शेल्टर देते हैं, क्योंकि उनकी पनाह के बगैर ये हमला संभव नहीं था। और ये कहना आज, क्योंकि वो शायद आर्मी की ड्रेस में या किसमें आए थे पहलगाम, जहां से हमारी यात्रा बनना शुरू होती है, रिलीजियस सेंटीमेंट भी जुड़ा है, उधर आकर उन्होंने हमला किया है दिन दहाड़े। तो अमित शाह जी पहुंच चुके हैं, तो इनको कड़ा जवाब मिलना चाहिए। और ओवरग्राउंड को लगता है कि जल्द ही जितने भी आतंकी है वो मारे जाएंगे। बिल्कुल, हमारी सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी और जल्द ही जल्द, मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में हम ये सुनेंगे कि सभी आतंकी मारे गए हैं, और ना ही सिर्फ आतंकवादी मारे जाएंगे। मुझे लगता है इस बार कुछ बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारी तरफ से होने जा रहा है। और जब गृह मंत्री पहुंचे हैं तो लोगों को क्या उम्मीद है कि न सिर्फ आतंकी ये जिन्होंने इन मंसूबों को अंजाम दिया, न सिर्फ उनका खात्मा होगा बल्कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक फिर से इनके ऊपर देखने को मिलेगी। अब